हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस पे। उत्तर प्रदेश पीएससी यानी यूपी पीएससी की परीक्षा की तिथि बहुत ही नज़दीक आ गई है और हमें उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे और उसे अंतिम रूप दे रहे होंगे। आपकी तैयारी में करंट अफेयर का भी एक बहुत ही विशेष योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण वह खंड बन जाता है। इस दृष्टि से हमने यह बात को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी के लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंपाइल किया है, जिसे हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे और उम्मीद है कि वह आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। तो इस बात के लिए जब मैंने आपसे कहा कि करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को ज़रा समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पीएससी में हर साल 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे थे। पिछले 2 वर्षों में करंट अफेयर के प्रश्नों में इजाफा हुआ और यह 30 से 40 के बीच कहीं जाकर पहुंच चुका है। यानी कि मान के चलिए कम से कम नहीं तो 35 प्रश्नों की संख्या हो सकती है जो कि करंट अफेयर के रूप में आपके सामने आपके प्रश्न पत्र में आए। अब कुल प्रश्नों की संख्या क्या है? 150 है। 150 प्रश्न में से अगर आप लगभग 100 प्रश्न तक सही कर जाते हैं तो संभावना है कि आप एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो 100 प्रश्न अगर सही करने हैं 150 प्रश्न में कम से कम आपको 100 से ऊपर का टारगेट रखना है, 110 115 का रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 35 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण खंड हो जाता है यह आपके लिए, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं तथा राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह भी इसमें समाहित हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं हम। इसके पहले हमने बिहार पीसीएस की भी एक सीरीज शुरू की थी, हालांकि यह उससे काफ़ी अलग है। अभी यह जो उत्तर प्रदेश के लिए करंट अफेयर सीरीज हमने शुरू की है, हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हर सेक्शन को, हर खंड को हम अलग अलग वीडियो में आपके सामने लेकर आएँ। यानी कि वीडियो की संख्या 6 से 7 ही रहेगी लगभग, लेकिन हर वीडियो में एक खास विषय पर ही हम आपके सामने करंट अफेयर लेकर आएंगे। जैसे कि आज पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह आज के वीडियो में कवर हो जाएं। अगले वीडियो में इसी तरह से राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह कवर हो जाएं। इस तरह से लगभग 6 से 7 वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश विशेष से। और हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न से पहले एक चीज और देख लीजिए। पिछले साल 2021 में जो यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ प्रश्न आए थे। वह प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि करंट अफेयर के प्रश्न किस प्रकार आते हैं और उन प्रश्नों को हमें किस तरह से पढ़ने के हिसाब से अपने लिए आगे के लिए खुद को तैयार करना है। जैसे एक प्रश्न आया था पिछले साल कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की, और क्या बात हो रही है कि नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, और क्या बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न में 3-4 फैक्ट शामिल हैं जो करंट अफेयर के हैं। तो अब जब हम पढ़ेंगे, हमारा जो करंट अफेयर हम तैयार करेंगे, जो हम रिवीजन करेंगे 1 साल का करंट अफेयर, तो हम भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमारा पैटर्न भी कुछ इसी प्रकार रहेगा कि हम आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकें और उसी प्रकृति के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। एक और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यह किससे संबंधित है? रामसर स्थल से, आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो आर्द्र भूमि से संबंधित यह जो प्रश्न है वह किससे है? राज्य विशेष से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब अब हम इस बार तैयारी करेंगे आपकी, तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि रामसर स्थल के बारे में हम जान सकें कि अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, राज्य विशेष में कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, और रामसर के बारे में कुछ नई अपडेट है तो क्या है। तो हमारी तैयारी का स्तर भी कुछ इसी प्रकार का ही रहना चाहिए। और कुछ प्रश्न देख लीजिए, जैसे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 से संबंधित एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न से आप समझ गए होंगे कि जो सूचकांक वगैरह है वह कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। अब आप इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में जिस योजना की घोषणा हुई उसकी जिक्र हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य विशेष के प्रश्नों को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे योजनाओं के प्रश्न हो गए, या कुछ प्रमुख घोषणाएं हो गई, कुछ परियोजना हो गई, कुछ पहल हो गई, कुछ अभियान हो गए, उनका ध्यान रखना पड़ेगा।
एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये खिलाड़ी का नाम है और यह टोक्यो ओलंपिक 2000 में विजित पदक है, जैसे कि पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, इनका नाम आपने सुना होगा। यह तब भी पिछले वर्ष के पीसीएस में भी महत्वपूर्ण थे, यूपीपीएससी में, और अभी भी महत्वपूर्ण है। तो ये तथा इनके अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं तथा और भी जो प्रतियोगिताएं हैं उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर क्या होगा कि हम परीक्षा के पैटर्न को, उसकी प्रकृति को समझते हुए करंट अफेयर की तैयारी करें। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहला वीडियो हमारा राज्य विशेष के लिए रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। कितनी श्रेणियों की बात हो रही है? 4 श्रेणियों की बात हो रही है। तो किसको मिला है? वाराणसी को मिला है। अब ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है कोविड इनोवेशन अवार्ड, दूसरी श्रेणी है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, तीसरी कौन सी है? सिटी अवार्ड, और चौथी है जल संरक्षण अवार्ड। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो आगरा को 2 मिले हैं तथा सहारनपुर को 1 अवार्ड मिला है। अब बात की जाए यहां पे स्मार्ट सिटी की, तो जो स्मार्ट सिटी पहल शुरू की गई थी वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, और यह जून 2015 में शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रयास किए जाने की कोशिश की गई कि 100 ऐसे शहरों को चुना जाए जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? यहाँ पे पता चला हमें कि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उन्होंने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो उन्होंने सम्मानित किया है शारदा सिन्हा को। अब शारदा सिन्हा कौन है? जिन्हें वॉइस ऑफ बिहार भी कहा जाता है, और यह बहुत ही मशहूर लोक गायिका हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने गाने दिए हैं। तो आप पहचान गए होंगे, इनकी आवाज भी शायद आपने सुनी हो तो याद आ गई होगी नाम के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? एक चीज और, जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में हमने देखा कि राज्यपाल ने लोक निर्मला सम्मान दिया, और किसे दिया? शारदा सिन्हा को दिया। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया था? सोन चिरैया संस्था ने यह सम्मान का आयोजन करवाया था, मतलब उसके द्वारा ही दिलवाया गया। एक चीज ये है कि जो आनंदीबेन पटेल हैं, इनके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में ये राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता रहना चाहिए कि जो राज्यपाल वर्तमान में है उनकी जो पहले की स्थिति थी वह क्या थी। तो ये जो है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रह चुकी हैं, और इसके पहले गुजरात में जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वह कौन थी? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम है नवीन अरोड़ा। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि एटीएस क्या है? एटीएस है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य में, किसी भी राज्य में भारत के आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या कोई प्लानिंग हो गई या कोई ऐसा कार्य हो गया जो कि देश के हित में नहीं है और एक आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ है या तो आतंकवादी गतिविधि ही है, उस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें एटीएस का गठन कर सकती हैं। तो यहां पर किसकी बात हुई है? उत्तर प्रदेश एटीएस की, और इसके लिए किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है? नवीन अरोड़ा को। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। और कब दिया गया है? अभी हाल ही में दिया गया है। कब शुरू हुआ था यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार? 2018 से शुरू हुआ था, और यह यानी कि तीसरा पुरस्कार 18, 19 और 20। तो यह कौन सा है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। देने वाला मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है। और पहला पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को तो मिला ही मिला है। अगर बात की जाए नॉर्थ जोन में जो सर्वश्रेष्ठ जिला, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनपद कहा जाता है, कौन है? मुजफ्फरनगर है। और बात की जाए सर्वश्रेष्ठ जिला के अलावा जो सर्वश्रेष्ठ गांव है, किसमें? नॉर्थ जोन में। जोन की बात याद रखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्थ जोन की। तो नॉर्थ जोन में जो सर्वश्रेष्ठ गांव है वह कौन सा है? बलुआ गांव है। बलुआ गांव कहां से संबंधित है? बलुआ गांव हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो
संसदीय क्षेत्र है यानी कि वाराणसी, वहां से ही एक गांव है जिसका नाम है बलुआ, जिसे कि नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनकी तहसीलों को मिलाकर हाल ही में एक नया जिला, कौन सा जिला है? आंवला बनाने की घोषणा की गई है। खाने वाला आंवला नहीं, जिला वाला आंवला। तो वो कौन कौन से हैं? बरेली, बदायूं और रामपुर। अब ये तो 3 जिले हैं ही, अब इसमें से कौन कौन सी तहसील ली गई है ये देख लेते हैं। तो बदायूं की बात करें तो सदर और दातागंज तहसील ली गई है। रामपुर जिले की शाहबाद तहसील ली गई है। लेकिन अब यहां पे आप देखिए कि बदायूं का हो गया, रामपुर का हो गया, बरेली की कौन सी तहसील ली गई है? बरेली की भी तो ली गई होगी, तभी तो यहां नाम लिखा है। तो बरेली की जो तहसील है उसका नाम ही आंवला है और उसी के नाम पर जिले का गठन किया जाएगा और उसका नाम क्या होगा? आंवला जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। कहां की गई है? लखनऊ में। और आपको मैं बता दूं, कुल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत में बनने जा रहे हैं, जिसमें से एक जो है उसकी घोषणा कहां हुई है? लखनऊ के लिए हुई है। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो कहां किया गया? लखनऊ में किया गया। ठीक है, किसके तहत? आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया और महोत्सव का नाम क्या था? वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022। एक नाम यहां पर निकल कर आ रहा है, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह से आपके लिए क्या बात समझ में आ रही है? वाजिद अली शाह हमारे अवध के जो थे, आजादी की लड़ाई जब 1858 में लड़ी गई थी, पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके पहले वहां के क्या थे? नवाब थे। कहां के? अवध के नवाब थे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों की बेटियों को शादी के समय दी जाने वाली शगुन की राशि तय की है। मतलब पहले भी यह राशि दी जा रही थी श्रमिकों की बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उसकी सीमा थी 55,000 रुपए दिया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ समय पहले चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद यह कितनी तय कर दी गई? 1 लाख रुपए। ठीक है। अगला है, हाल ही में एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला राज्य है। तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। योजना का नाम क्या है? एक जिला एक खेल। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला था ना, वैसे ही एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर क्या बना है? एक जिला एक खेल। अब एक जिला एक खेल की शुरुआत कहां से हुई है उत्तर प्रदेश में? तो वह हुई है प्रयागराज। प्रयागराज तो समझ गए, पहले का वाला इलाहाबाद। तो प्रयागराज में जो एक जिला एक खेल की शुरुआत हुई है, तो जरूर कोई ना कोई खेल भी शुरू हुआ होगा। तो कौन सा खेल शुरू हुआ? तो खेल का नाम याद रख लीजिए, लॉन टेनिस की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखिएगा, एक जिला एक खेल शुरू हुआ कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और किस जिले की बात हो रही है यहां पे? प्रयागराज की। कौन सा खेल? लॉन टेनिस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका उत्तर क्या है? वाराणसी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पहले भी आया था, 4 कैटेगरी की बात की गई थी, उसी से संबंधित यह है कि कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है? कोविड इनोवेशन अवार्ड। इसको ऐसे कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, तो इसको किसको दिया गया है? वाराणसी को। क्यों दिया गया है? कोरोना काल में इन्होंने वाराणसी में, वहां के प्रशासन ने बहुत ही तरीके से, इनोवेटिव तरीके से वहां पे इनोवेशन मतलब प्रबंधन किया। किसका? प्रशासनिक प्रबंधन किया, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रबंधन की कार्य किए, इस वजह से अवार्ड मिला। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत हुई है श्रावस्ती जिले में। कौन से राज्य की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब श्रावस्ती में क्यों हुई है, उसके पीछे वजह है। बात क्या हो रही है? 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु, मतलब कि प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसके लिए एडमिशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले हो सकें और यह कहाँ तक पहुँच सके? 100% तक पहुँच चुके,
इसके लिए शुरू की गई श्रावस्ती में, और जिसका मुख्य वजह श्रावस्ती में करने का यह था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है किसका, उत्तर प्रदेश का, वह कौन सा है, श्रावस्ती। कितने प्रतिशत यहाँ की साक्षरता है, 46.74%, मतलब कि 50% से भी कम है। अब यहाँ पर एक सवाल उभरता है कि अगर सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती जिले की है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? अभियान का नाम याद रखिए, दस्तक अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकना। अब ये किस प्रकार की बीमारियां हैं? ये बीमारियां हैं इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जो बीमारियां होती हैं वो इससे जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, इसका पुराना नाम क्या था, इकाना स्टेडियम, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। यह चर्चा में क्यों है? अभी जो मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी जी, उन्होंने शपथ ग्रहण यहीं पर किया था, चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद 18वीं विधानसभा के गठन के पहले, और इसका पुराना नाम क्या था, इकाना स्टेडियम, लेकिन उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में नवनिर्वाचित विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया रमापति शास्त्री को, और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बाद में बने, उनका नाम क्या था, सतीश महाना। अब एक बात और, यहां पे अगर बात आ रही है, चुनाव की भी बात चल ही रही थी, तो चुनाव के बारे में कुछ बात बताऊं तो यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और एक प्रश्न अगर आपसे आ जाए कि इस कौन सी विधानसभा है ये जो अभी गठित हुई है? 18वीं विधानसभा है। अब एक और सवाल आ जाए कि इस 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो महिला सदस्यों की संख्या है 47। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किन 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 महिलाएं हैं। 2020 नारी शक्ति पुरस्कार मिला है आरती राणा को, और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार मिला है नीरजा माधव को। इन दोनों के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। आरती राणा जो है खीरी की हथकरघा बुनकर और शिक्षिका हैं, और इन्होंने क्या किया, जो थारू महिलाएं हैं उनको शिल्प कला का प्रशिक्षण दिया था। 2 बातें हैं इनके बारे में, पहली क्या है कि हथकरघा बुनकर और शिक्षिका हैं, और इन्होंने कौन सी महिलाओं को, थारू महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। किसका? शिल्प का प्रशिक्षण दिया था। अब बात कर ली जाए दूसरी नीरजा माधव की, तो नीरजा माधव जो है लेखिका है। किस भाषा की है, किस साहित्य की है? हिंदी साहित्य की है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? और इसका सही उत्तर है वाराणसी में किया गया है। किसकी बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला की। और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया तो गया है, लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए ध्रुपद जो है, ध्रुपद से आपको समझ रहे हैं, ध्रुपद जो है गायकी का एक तरीका है, तो उसका विकास किसका हुआ था? ध्रुपद गायन का जो विकास हुआ था राजा मानसिंह के समय पर हुआ था। राजा मानसिंह कहां से संबंधित हैं? ग्वालियर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के किस शहर में ग्रीन बूथ बनाया गया है? यह अपने आप में बहुत ही यूनिक पहल है कि ग्रीन बूथ बनाया गया, पहली बार ऐसा हुआ। और यह जो ग्रीन बूथ बनाया गया वह लखनऊ में बनाया गया। अब सवाल उभर कर आता है, यह ग्रीन बूथ है क्या, किस प्रकार का है, क्या खासियत है, और क्या यह वजह है कि यह चर्चा में है और सवालों में आ सकता है, किसमें? आपके परीक्षा में। तो ग्रीन बूथ जो है उसमें कुल बात यह है कि जो कार्बन उत्सर्जन है 0 उत्सर्जन होगा यहाँ से, यानी कि जो नेट जीरो की बात की जाती है, नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात जो की जाती है, नेट जीरो कार्बन इमिशन की जो बात की जाती है, 0 कार्बन उत्सर्जन होगा। 0 कार्बन उत्सर्जन कैसे होगा? सौर ऊर्जा के माध्यम से
यहाँ का जो भी ऊर्जा हम उपयोग मतलब ग्रीन बूथ में की जाएगी, जिस प्रकार की भी ऊर्जा की जाएगी, जैसे चाहे वो पंखा हो, चाहे वहाँ की मशीन हो, चाहे वहाँ लाइट का कोई भी काम हो, तो वह किससे किया जाएगा? वह किया जाएगा सौर ऊर्जा से। उसके अलावा कुछ और भी बूथ हैं। एक तो है सखी बूथ, जिसको कि पिंक बूथ भी कहते हैं, और एक है आदर्श बूथ। सखी बूथ की जो बात है, खासियत है, वह यह है कि वहां पर जो सखी बूथ बनाए गए थे, वहां पे जितने भी कार्य करने वाले लोग थे, मतलब उस बूथ में जितने की भी ड्यूटी लगी थी, चाहे वह पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो महिला आरक्षी हो, चाहे कि वहां पे जो वोटिंग कराने जाने वाले सरकारी कर्मचारी हो, वो सारी की सारी कौन है? लेडीज थी। आदर्श बूथ की बात की जाए तो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक बना एक ऐसा बूथ जहां पर अगर विकलांगों की भी सुविधा है कि वह आसानी से वोट डालने जा सकें, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, उसको अच्छे से सजाया धजाया गया है, तो यह है आदर्श बूथ। सखी बूथ के बारे में एक बात और बतानी थी कि जब सखी बूथ में सारी कर्मचारी जो हैं वह महिलाएं हैं, तो वोट देने वाली वहां पे जिनका नाम लिखा है, मतलब सारे वोटर भी वहां पे कौन है? महिलाएं हैं। अगला है मार्च 2022 में आगरा में ताज महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो आगरा में ताज महोत्सव का संस्करण मनाया गया 31वां। और यह कब से शुरू हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो यह शुरू हुआ था वर्ष 1992 से शुरू हुआ था। अब चूंकि ताज महोत्सव की बात आ गई तो किसकी बात आ गई? ताज की बात आ गई। ताज मतलब ताजमहल की बात आ गई। अभी चर्चा में है, न्यूज में है काफी, ताजमहल के बारे में काफी विवादास्पद खबरें आ रही हैं। कितनी सच हैं कितनी गलत हैं वो बात की बात है, हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो हमें अपने एग्जाम की तैयारी पर फोकस रखते हुए कुछ चीजों को जानना है। जैसे एक चीज जाननी है कि ताजमहल का वास्तुकार किसे माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। दूसरी बात कि ताजमहल कहां पर है? आगरा में है। तो यह भी सवाल तो पूछा जा सकता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना तो की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी? अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया प्रयागराज में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन किसके द्वारा मनाया जाता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने आप में एक संस्था भी है और इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1910 में। अब अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कितने सालों बाद कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के पश्चात उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार करने में सफल रही है? तो इसका सही उत्तर है 37 वर्ष बाद। इसका इस पूरे प्रश्न का स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई सरकार है उत्तर प्रदेश में और वह 5 सालों तक उसकी सरकार रही, किसी पार्टी की सरकार रही, और 5 सालों के बाद दोबारा उसी पार्टी की सरकार बन जाए। तो ऐसा कब हुआ है? 37 साल बाद हुआ है। कहां की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में 12 विषयों के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बनाने वाले किसकी बात हो रही? लक्ष्मण सिंह संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। और यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि यह राज्य विशेष वाला ही चल रहा है हमारा अभी वीडियो। तो इनका नाम किसमें आ गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया है। किस वजह से आया है? कि 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा इन्होंने पास की है। अब आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी कि यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी नेट है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूजीसी। नेट है NET, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसे इसमें परीक्षा को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जब वह क्वालिफाइड हो जाएगा तभी वह कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है। तो गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया। किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद योजना है और एक है यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम। इसको शुरू किया गया था कि जो जिले के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा जाएगा और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो उद्योग वगैरह हैं
सूक्ष्म लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है तथा स्वरोजगार से संबंधित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके। और काशी विश्वनाथ धाम तो आप जानते हैं, अभी हाल ही में इसका अच्छे से निर्माण हुआ है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसको क्या क्या नाम दिया गया? वीरता पदक या सेवा पदक। तो बात की जा रही है गणतंत्र दिवस में यह दिया गया, तो एक तो समझ में आ गया कि कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस में। उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो 79 है। और कुल की बात की जाए तो 939 पुलिस कर्मी हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, ये तो हमारा हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका जो संबंध है साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र से है। और ये जो है गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नाम आपने शायद सुना भी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बभनियाव से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाराणसी के आसपास के क्षेत्र का है। और यहाँ पर 8वीं से 5वीं, या तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं 5वीं से 8वीं ईस्वी का एक मंदिर मिला है। 4000 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन तथा 2000 वर्ष पुरानी दीवार मिली है। तो यह अभी काफी शोध का विषय है, इस पर शोध अभी और भी चल रहे हैं। अगली खबर है, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र जिस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2022 हेतु नॉमिनेट हुई है का प्रकाशन होता है। कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से होता है। समाचार पत्र का नाम क्या है? खबर लहरिया। और ये कहां के लिए नॉमिनेट की गई थी? ऑस्कर 2022 के लिए। अब इस खबर लहरिया की खास बात यह है कि यह जो समाचार पत्र है इसका प्रयास रहता है कि महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, अभियान है, उसमें क्या कितना उसका प्रभाव ग्राउंड लेवल पर है, इस पे वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि न्यूज़ बना सकें या निकाल सकें या ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम तक जानकारी पहुंचा सकें। और इसमें काम करने वाली जो सदस्य हैं वह लगभग सारी महिलाएं ही हैं जो इसे चला रही हैं। क्या नाम है? खबर लहरिया को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे जनवरी 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए आधिकारिक नामांकन हेतु प्रस्तुत किया गया, तो किसे किया गया? वाराणसी को किया गया। किसकी बात हो रही है? शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए। और ये कब के लिए है? अगले 1 वर्षों के लिए है, 2022 से 23 के लिए है। और इसमें जो है अब बात आती है कि शंघाई सहयोग संगठन की राजधानी के लिए, पर्यटन राजधानी के लिए, तो मतलब यह हुआ जो भी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं वह अगले आने वाले समय में कहां पर विजिट करेंगे? वाराणसी में विजिट करेंगे। सदस्य देश के जो लोग हैं वह यहां आएंगे। अब बात आती है कि शंघाई सहयोग संगठन जो है यह किस प्रकार का है और कैसा है और इसका कब निर्माण हुआ? तो यह जो संगठन बना, यह बना हमारा 2001 में, 15 जून 2001 में। और भारत की बात की जाए तो भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत इसका सदस्य बना था वर्ष 2017 में। पाकिस्तान भी उसी समय 2017 में इसका सदस्य बना था। तो अभी कुल कितने सदस्य हैं इसके देख लीजिए। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का नाम लास्ट में क्योंकि 2017 में जुड़ा था। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम हो गए, देख लीजिए। अब बात हो जाए कि जो इसका 2001 में जब इसकी स्थापना हुई तो कहां पर हुई? इसके नाम में ही छुपा हुआ है, शंघाई में हुई। ठीक है, अब शंघाई कहाँ है ये आपको पता नहीं है तो पता करिए, और अगर पता है तो मुझे भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर घाटमपुर रहा, और ये कहां पे है? कानपुर में ही है। अब इस सूची की बात याद रखिए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई थी उसमें क्या हुआ था, जो टॉप 10 जो शहर थे,
टॉप 10 शहर में से 9 शहर ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे, जैसे वाराणसी का स्थान तीसरा था इस लिस्ट में। अगला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक 2021 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है किस श्रेणी में? वाणिज्य एवं उद्योग की श्रेणी में। सुशासन सूचकांक 2021, इस प्रकार की कितनी श्रेणियां बनी थी? तो इस प्रकार की कुल 10 श्रेणियां बनी थी। अगर बात की जाए ओवरऑल जो है सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा, तो वह गुजरात राज्य रहा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, कौन किए गए? दुर्गा शंकर मिश्र। इनका कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ कि कार्यकाल इनका बढ़ाया गया और इन्हें नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है जनरल विपिन रावत के नाम पर। पिछले साल इनका देहावसान हो गया एक दुर्घटना में, और यह भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। इसके अलावा यह इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पहले भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे। तो उन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या हो गया? जनरल विपिन रावत। ठीक है, एक और खबर जनरल विपिन रावत से है, यही बता देता हूं, आगे शायद फिर से पुरस्कार वाला जो वीडियो होगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड अभी मिला है वह कौन सा मिला है, बता ही दिया, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो उनका संबंध है कथक नृत्य शैली से। जो नृत्य शैलियां हैं प्रमुख, उनके नाम है, बहुत सारे हैं, कथक के अलावा और भी हैं, उनमें से एक है कथक। अगला है, प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित इर्तिजा हसन संबंधित हैं, तो कहां से संबंधित हैं? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इर्तिजा हसन ने क्या किया है? सामाजिक क्षेत्र में बेहतरी का काम किया है, इसके लिए यह अवार्ड उन्हें मिला है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की कुल लंबाई है, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? 318 किलोमीटर है। यह मुख्य नहर की कुल लंबाई से जुड़ी हुई जो नहरें हैं छोटी छोटी, उसकी लंबाई 6,500 लगभग 6,600 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है मुख्य की? 318 किलोमीटर। अब बात की जाए कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इस परियोजना में कितनी नदियां हैं? तो घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदी, 5 नदियां हैं। अब यह तो अभी हुआ, हाल ही में इसका क्या हुआ, परियोजना शुरू हुई, राष्ट्र को समर्पित की मोदी जी ने। लेकिन यह शुरुआत कब हुई इस परियोजना की? इस परियोजना की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1978 से। 1978 में इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की शुरुआत की और परियोजना का नाम था घाघरा नहर परियोजना, बहुत छोटे क्षेत्र के लिए थी। उसके बाद 78 के बाद आया 1982, तो इसका नाम क्या हो गया? सरयू नहर परियोजना। कब हुआ? 1982 में इसका नाम बदल दिया गया और हो गया सरयू नहर परियोजना। 1982 के बाद आता है 2012 और 2012 में इस परियोजना का नाम क्या हो गया? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। मतलब सबसे पहले क्या था? 78 में घाघरा नहर परियोजना, 78 के बाद 82 में क्या हुआ? सरयू नहर परियोजना, और 2012 में यह राष्ट्रीय स्तर की हो गई और इसका नाम हो गया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। तो संबंधित तथ्य आप समझ गए, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे इससे बन जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है गोरखपुर के लिए। ठीक है, गोरखपुर को उच्च शिक्षा के एक हब के रूप में विकसित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयागराज में स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा हमारे जो पहले भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, और हाल ही में निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है? प्रयागराज में बन रहा है, उसका जो है नाम क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। और यह घोषणा कब हुई? यह घोषणा कब की उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिसंबर को की।
अब 3 दिसंबर को यह सरकार ने घोषणा क्यों की कि 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती मनाई जाती है, यानी कि इस दिन 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अवतरण हुआ था, यानी कि उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म जो वर्तमान में बिहार का सिवान जिला है वहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के मिले हैं? तो प्राचीन सिक्के मिले हैं बागपत में मिले हैं, और यह जो सिक्के मिले हैं किस प्रकार के हैं? बिलन धातु के सिक्के हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है, बिलन धातु के सिक्के हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो हमने सुना ही नहीं। तो जो दो चीजें होती है, एक है चांदी, ठीक है, चांदी के साथ मिला दें क्या हम? चांदी के साथ हम मिला देते हैं तांबा, और उससे क्या बन जाएगा? फिर बिलन धातु का सिक्का बन जाएगा। चांदी और तांबा को मिलाकर बनाया जाता है। चांदी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इसलिए उसमें तांबा मिला देते थे और बिलन धातु का सिक्का वह कहलाता था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? मतलब पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सर्वाधिक गरीबी के मामले में जब पहले नंबर, यानी कि पहला सबसे गरीब, दूसरा उससे कम गरीब, तीसरा उससे कम गरीब, इस क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान है तीसरा। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है बिहार का। इसमें सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है? तो वह है केरल की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस आर्द्र भूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता दी गई है हैदरपुर आर्द्र भूमि को, और यह कब दिया गया है? दिसंबर 2021 में, और यह अब रामसर साइट के रूप में जानी जाती है। तो अभी आपको मैंने एक प्रश्न भी दिखाया था, पिछले साल आया था, रामसर से संबंधित था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो स्थल है वह रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब उसी तरह से अब यह भी जैसे है कि नया कुछ जुड़ा है तो यह भी तो आ सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप ये जान लीजिए कि अभी हाल ही में कौन कौन से स्थल हैं जो रामसर स्थल बने हैं, जिससे आपको पता रहे। और जो है तो बहुत सारे, कुल 49 अब तक हो चुके हैं रामसर स्थल, लेकिन उन 49 रामसर साइट्स में थे हम देखेंगे 2021 से 2022 तक में कौन कौन से हैं। तो 2021 में एक बना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा का है। उसके बाद 2021 में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य बना जो कि हरियाणा का है। तो सुल्तानपुर और भिंडावास कहाँ के हो गए? ये दोनों अलग अलग हैं और ये हरियाणा के हैं। उसके बाद थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात का है, और 2021 में बाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात। फिर हैदरपुर वेटलैंड, अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए कि हैदरपुर वेटलैंड 47वां जो बना उत्तर प्रदेश का है और 2021 में। उसके बाद खिजड़िया गुजरात, और उसके बाद 49वां जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह उत्तर प्रदेश का ही है और 2022 में अभी फरवरी के आसपास लगभग यह बना है बखीरा, जो कि 49वां है और सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको रामसर स्थल के बारे में बताया था उसमें एक चीज गौर कर लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? रामसर से संबंधित है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब याद रखिए 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि ईरान के रामसर नामक एक स्थान में, ईरान के रामसर नामक स्थान में कन्वेंशन हुआ था, और इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, जिसी के बाद से यह लिस्ट बननी शुरू हुई थी। तो अब अगले प्रश्न पर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो क्लियर कर लीजिए कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में वाराणसी को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। यह बहुत जरूरी तथ्य है, याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी। कूड़ा फ्री शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। यह किसकी बात हो रही है? 10 लाख से अधिक आबादी की। किसको मिला है? लखनऊ को। 1 लाख की आबादी वाले शहरों में कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन। आप देखिए 1 लाख से अधिक में किसको था? वाराणसी को। और 1 लाख की आबादी तक में नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है? कन्नौज को। और लखनऊ को 3 स्टार व नोएडा को 5 स्टार रेटिंग मिली है। किसमें? स्वच्छता में। 4 प्रकार की रेटिंग होती है, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। तो 7 स्टार मतलब सबसे बढ़िया और 1 स्टार मतलब चारों में सबसे कम।
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ को राज्य के किस जिले से जोड़ता है? तो यह गाजीपुर से जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है 341 किलोमीटर है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है मुकुल गोयल को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल जल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? और इसका सही उत्तर है महोबा से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और इसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह हर घर नल जल योजना शुरू की जा रही है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? महोबा से। अब ये जल जीवन मिशन और यह उसके अंतर्गत यह जो योजना शुरू की गई है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि जो ग्रामीण आबादी है उनके घर में नल का कनेक्शन हो सके और उनके घर में पानी आ सके। अगला प्रश्न है, पराली दो खाद लो योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। पराली दहन से जो स्मॉग की प्रॉब्लम आती है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, वह हर वर्ष की समस्या है और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है और हरियाणा का इलाका है और जो आपका पंजाब का इलाका है और दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो क्षेत्र है वह इससे काफ़ी प्रभावित भी होता है। तो इससे बचने के लिए, इस प्रभाव को कम करने के लिए पराली दो खाद लो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो फसल अवशिष्ट है जिसको किसान अगली फसल को बोने के लिए जल्द से जल्द साफ करने के लिए फसल को आग लगा देते हैं और उससे समस्या उत्पन्न होती है, तो वही पराली देने पर क्या प्राप्त होगा? खाद प्राप्त होगी। तो अच्छी पहल है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई योजना है। तो कौन सी योजना है? मातृभूमि योजना है। किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। और किस लिए शुरू की? कि ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रतौल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है बागपत जिले से और इसका संबंध पाकिस्तान से भी है। दरअसल जो ये रतौल आम है, और कहीं कहीं पे इसको आप इस तरह से रटौल भी देखेंगे, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, रतौल या रटौल, आप समझ जाइएगा। तो यह जो बागपत का रतौल आम है या रटौल आम है, इसका संबंध पाकिस्तान से इस तरह से जुड़ता है कि वहां पिछले 10 साल से यह कोशिश की जा रही थी कि उसको, इस आम को, रतौल आम का जीआई टैग मिल जाए। उनकी तरफ से दावा यह था कि जो भौगोलिक संकेतक मिलना चाहिए वो पाकिस्तान के रतौल आम को मिलना चाहिए क्योंकि मूल स्थान उसका वह है। जबकि सारे दावे अब यह कह रहे हैं क्योंकि जीआई टैग मिल भी चुका है, इसका मतलब है कि रतौल आम का मूल स्थान कौन सा है? बागपत है। और जीआई टैग इसीलिए मिलता ही है कि किसी उत्पाद की एक कुछ विशिष्टता है जो उसके भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है और उसी भौगोलिक क्षेत्र यानी उसके मूल स्थान के आधार पर उसे जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? कौन से विश्वविद्यालय की बात हो रही है? सुहेलदेव की बात हो रही है और यह है आजमगढ़ में। 11वीं सदी में ये श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे। ठीक है। अगला है, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर यानी कि PAC द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की सूची में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में आखिरी स्थान है जब हम बात करेंगे बड़े राज्यों की सूची में। और इसी में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है केरल का। और यह किस प्रकार का इंडेक्स है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, शासन प्रशासन यानी कि उसकी गुणवत्ता से संबंधित इंडेक्स है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। अब यह बात आती है कि डेल्टा रैंकिंग जो है ये क्या है? तो जो यह डेल्टा रैंकिंग है यह आकांक्षी जिलों के लिए लाई जाती है या इसे जारी किया जाता है। अब बात की जाएगी आकांक्षी जिले क्या हैं। तो आकांक्षी जिले 5 जनवरी 2018 को 5 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की और इस आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत कोशिश यह की गई कि जो 117 पिछड़े जिले हैं
जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उन्हें और बेहतर सुविधा दी जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए शुरू किया गया था। तो अभी हाल ही में जो पीआईबी की न्यूज़ है, जो मई की न्यूज़ है, उसके हिसाब से जानकारी यह मिलती है कि इन जिलों की संख्या 112 है, लेकिन कुछ स्रोतों में 117 भी है। तो ऑप्शन जब मिलेगा आपको प्रश्न में तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों बातें हमें सुनने को मिली हैं। तो लेटेस्ट जो बात सुनने को यह मिल रही है न्यूज़ में, सरकारी आंकड़ों में, तो वह 112 जिलों की बात हो रही है, लेकिन शुरुआत में 117 जिलों की बात हो रही थी। अब बात यह है कि यह रैंकिंग तो हर महीने आती ही रहती है, महीने 2 महीने में, कि टॉप 10 इस तरह के जो मामले हैं, यानी कि यह सूची है, यह आती रहती है। मुद्दे की बात यह है कि आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं जिन्हें आकांक्षी जिलों के तहत शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 8 जिलों को आकांक्षी जिलों के तहत शामिल किया गया है, और वह 8 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच। अगला प्रश्न है, एक चीज और है कि यह जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी वह किस आधार पर? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास तथा अवसंरचना पर। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है 7 रेलवे स्टेशन को नामित किया है, और ये 7 रेलवे स्टेशन इस आधार पर नामित किए गए हैं कि इन 7 रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, बेहतर जल प्रबंधन किया जाएगा, इसके अलावा जो ऊर्जा है उसका स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है नोएडा में, और इसका निर्माण किसने किया है? किसका? प्रदूषण नियंत्रण टावर का। तो वह किया है भेल ने, BHEL। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है? और इसका सही उत्तर है फैजाबाद जंक्शन का नाम बदला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक क्या नाम है? सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है विक्रम संपत ने लिखी है। ठीक है। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई योजना उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में कुल कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? तो राज्य सरकार 50% वहन करेगी। अब इस प्रश्न को एक बार समझिए, कुछ इसमें बातें जो छुपी हुई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है। उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। और उसमें जो खर्चा होगा उसका कितना प्रतिशत वहन करेगी सरकार? 50%। अब यह किस बारे में कह रही है? इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये कहना चाह रही है कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी सड़क का निर्माण होना है। उस सड़क के निर्माण के लिए जितनी लागत आएगी, मान लीजिए कि 50 लाख की लागत आएगी, तो उस 50 लाख की लागत में 25 लाख सरकार देगी। बाकी के 25 लाख कौन देगा? बाकी के 25 लाख कोई भी व्यक्ति, आम आदमी या आम औरत, कोई भी अपनी तरफ से वह पैसा दे सकती है और उस चीज का, उस निर्माण का क्रेडिट ले सकती है कि वह उसने बनवाया है। तो एक अच्छी पहल है जिससे लोग विकास के कार्यों में पहल कर सकें, स्वयं से जुड़ सकें। ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त धन है वह ऐसा करने के लिए आगे आ सकते हैं। अगला है, हाल ही में अलीगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद समाज सेवी की भूमिका में भी वह रहे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के ग्राम इमिलिया कोडर में निर्मित किया जा रहा जनजातीय संग्रहालय किस जनजाति को समर्पित है? तो यह समर्पित है थारू जनजाति को। और किस जिले की बात हो रही है? तो वह है उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला। किस प्रकार का संग्रहालय है? तो वह है जनजाति संग्रहालय। और किस प्रकार की जनजाति है? थारू जनजाति है। देश का पहला लेदर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक गांव है, रमईपुर गांव, वहां पर लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो कि मेगा लेदर पार्क है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास कितने वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, केंद्र में किसको रखा है? श्री कृष्ण जन्मस्थली को, और उससे 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उन्होंने तीर्थ स्थली घोषित कर दिया है। अब उस 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या होगा? होगा यह कि जो मांस है या जो मदिरा है उसकी बिक्री है यहां पर प्रतिबंधित हो जाएगी। कितने क्षेत्र पर? 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। अब श्री कृष्ण जन्मस्थल कहां पे है? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उत्तर प्रदेश के वे 2 आईपीएस अधिकारी कौन हैं जिन्हें हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यहां पर 2 नाम आएंगे, एक है संतोष कुमार और तथा एक है अमित कुमार। तो जो अमित कुमार हैं वह यूपी में ही हैं, आईपीएस हैं, और जो संतोष कुमार हैं वह हैं तो यूपी के, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वह कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति द्वारा रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की किस जनपद में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखी गई है गोरखपुर जनपद में, और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति के 3य चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में। कब की बात है? 21 अगस्त 2021 की। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश से चयनित एकमात्र प्रतिभागी, कौन है वो प्रतिभागी? नेहा कुशवाहा को वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किसकी बात हो रही है? उनका मतलब नेहा कुशवाहा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है पर्यावरण संरक्षण से। नेहा कुशवाहा ने बहुत जगह पर, हजारों जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम खुद से किया, यानी कि उन्होंने कई जगह पर पौधारोपण किया, जो कि किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से संबंधित है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? आपने नाम सुना होगा, यह आप चूंकि अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने इतिहास पढ़ा होगा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी पढ़ा होगा, तो आपने काकोरी ट्रेन कांड का नाम कई बार सुना होगा। इससे जुड़े क्रांतिकारियों के बारे में भी आपने सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर अब इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो यह कांड की जगह एक्शन क्यों इस्तेमाल हुआ? इसका मुख्य वजह यह था कि सरकार का यह मानना है कि हम अगर जिस बात को कांड कह रहे हैं, वह क्रांतिकारियों ने जो काम किया था वह इसलिए किया था कि भारत आज़ाद हो सके, और उसकी आज़ादी के लिए उनके जो प्रयास हैं उसको हम कांड क्यों कहेंगे? उसको हम कांड नहीं कहेंगे, वह एक हीरो वाला काम था, तो उसको क्या कहेंगे? एक्शन। तो इसको क्या कहा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। अब थोड़ी सी जान लेते हैं काकोरी ट्रेन कांड, यानी कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है। 9 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी नामक स्थान पर क्या हुआ कि एक ट्रेन को लूट लिया गया। उस ट्रेन को कुछ लोगों ने मिलकर लूटा, और जो लूटने वाली जो संस्था थी या जो संगठन था, उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, और 1924 में इसके जो स्थापना की थी, यानी कि इसके जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? सचिंद्रनाथ सन्याल। इसी में कौन जुड़े हुए थे? जिन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हाथों नहीं आने दिया था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। अब क्या हुआ कि इनके क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, और इनमें से कुछ लोगों को फांसी भी दे दी गई। किसकी? HRA के जो सदस्य थे, जिन्होंने इस लूट में जो अंग्रेजों के खजाने को लूटा था, 4000 रुपए से ऊपर की धनराशि थी जिसे लूटा था। तो उसमें जो नाम आए जिन्हें फांसी दी गई, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी
4 लोग हैं, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को साथ में फांसी दी गई थी, और जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं इनको अलग से फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ में किसका उत्पादन होगा? ब्रह्मोस की मिसाइलों का उत्पादन होगा, और यह किसके द्वारा होगा? डीआरडीओ के द्वारा होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास है वह भारत और रूस ने मिलकर किया है, मतलब कि 50% हिस्सेदारी जो है वह किसकी है? रूस की है विकास में। अभी हाल ही में फिलीपींस को बेचने के लिए एक सौदा हुआ है जिसे भारत ने किया है, और इससे होने वाला जो मुनाफा है उसका कुछ हिस्सा रूस को भी जाएगा। और इसकी एक खासियत यह है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर इसकी बात की जाए कितनी दूरी तक जा सकती है, तो फिलहाल इसकी रेंज 300 किलोमीटर के अंदर रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो गति है ध्वनि से 3 गुना अधिक है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है मेरठ। जो गंगा डॉल्फिन है ये उसके संदर्भ में है कि डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, मतलब कि मेरठ में गंगा डॉल्फिन को पाला जाएगा, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और उनकी संख्या बढ़ाने के बाद उन्हें गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा, जिससे वहां का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हो सके। अब इस गंगा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा किसे दिया गया है? गंगा डॉल्फिन को। और गंगा डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जा रहा है? वह खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह, जिन्होंने हाल ही में यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है, कहां के हैं? यह है कानपुर के। अब माउंट एल्ब्रुस यह कहां पर है? यूरोप का है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है यह। क्या नाम है इसका? माउंट एल्ब्रुस। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश के किस स्टेशन को पहला इंटर मॉडल स्टेशन बनाने का मसौदा तैयार किया गया है? और इसका सही उत्तर है काशी स्टेशन में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में MyGov मेरी सरकार पोर्टल कब लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है 26 जुलाई 2021 को, और इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? up.mygov.in। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत सकल प्रजनन दर को 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, क्योंकि यह जो नीति है यह कब से कब तक के लिए है? 2021 से 2030 तक के लिए। तो इस नीति की घोषणा कब हुई थी? विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हुई थी, यानी कि 11 जुलाई को हुई थी। और वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 2021। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 4 लेन राम वन गमन मार्ग की लंबाई है, तो इसकी लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 177 वर्ग किलोमीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा राम वन गमन मार्ग क्या है? तो राम वन गमन मार्ग यह है जो हम रामायण जो जानते हैं उस रामायण की कहानी के अनुसार, मतलब उस रामायण के अनुसार राम जी जब अयोध्या से निकले तो उन्होंने लंका तक का एक सफर तय किया था। तो जो वह उन्होंने सफर तय किया था, जहां जहां जिस प्रकार से वह गए, जब शोध किया गया उस शोध के अनुसार जो जो स्थान तय किए गए, उन तय स्थान को एक निश्चित मार्ग का रूप देने के लिए राम वन गमन मार्ग की शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश में इसके लिए 4 लेन मार्ग बन रहा है, जो कि अयोध्या से शुरू होते हुए प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट तक जाएगा। इसके बाद चित्रकूट से वह आगे कहां जाएगा? मध्य प्रदेश में चित्रकूट से शुरू होते हुए अनूपपुर तक जाएगा। इसके बाद यह उसके आगे भी जाएगा, और इसका मार्ग कहां तक है? लंका तक जाने का पूरा वनगमन मार्ग है। तो हम लंका नहीं पहुंचेंगे, बीच में पानी आ जाएगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। क्यों? क्योंकि झांसी से ही रानी लक्ष्मीबाई का संबंध है। गाना सुना होगा आपने, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। उसके आगे कमेंट बॉक्स में हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ में। किसके लिए? दिव्यांग जनों के लिए। किस प्रकार का है? स्टेडियम है। अगला है
जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशफाक सैफी। अगला है, गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित स्मारक कहां स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में देश की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने की मंजूरी दी गई है और वह हुई है गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एयरपोर्ट, मतलब जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, से फिल्म सिटी तक। अब यह किस प्रकार का है? इस प्रकार का आप फोटो देख सकते हैं। इसका नाम क्या कहा गया है? पॉड टैक्सी। यह किस प्रकार की है? देश की पहली पॉड टैक्सी है। इसको देख के आपको मेट्रो वाली फीलिंग आ रही होगी, कुछ इसी तरह से है। इसमें एक कम संख्या में, मेट्रो में तो काफी ज्यादा, एक लिमिटेड संख्या में लोग इसमें बैठ सकते हैं और यह ट्रैक इसका एक अलग बना होता है और इस ट्रैक पर यह बैटरी के माध्यम से संचालित होती है और इसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होती है। अगला है, कथक में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला, अब मतलब पूरे देश की पहली ऐसी महिला है डॉक्टर विधि नागर, और डॉक्टर विधि नागर बीएचयू में नृत्य की शिक्षिका भी हैं और उन्हें किसमें डीलिट की उपाधि प्राप्त की है? कथक में। तो कथक क्या है? नृत्य शिक्षिका है, तो कथक जो है वह भी एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध किससे है अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इसका संबंध है उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भी कहां से है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से है। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से उन्हें डीलिट की उपाधि मिली है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कहां पर है? यह छत्तीसगढ़ में है। अगला है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में उत्तर प्रदेश को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो उसके प्राप्त हुआ है इसका ग्रेड 1। अगला है, भारत और जापान मित्रता का प्रतीक देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष स्थापित किया गया है। मतलब भारत और जापान की मित्रता का एक प्रतीक बनाया गया जिसका नाम क्या है? रुद्राक्ष। तो यह क्या है? कन्वेंशन सेंटर है। और यह कहां बनाया गया? तो यह वाराणसी में बनाया गया है। और यह किस वजह से इस तरह से अचानक से भारत जापान की मित्रता आपको बनारस में देखने को मिल रही है? तो 2015 में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वे बनारस आए थे, वाराणसी आए थे प्रधानमंत्री जी के साथ, वहां उन्होंने घूमा भी था। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से पहल की कि वो चाहते हैं कि बनारस में एक कन्वेंशन सेंटर बने और जिसका नाम क्या पड़ गया अब? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। अगला है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम बाबू हरित को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? तो चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति ललितपुर में मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है। किस संस्था की बात हो रही है? मानवाधिकार आयोग तो है लेकिन उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग है। व्यक्ति का नाम बालकृष्ण नारायण। उत्तर प्रदेश को एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में कितने अंक मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश को इसमें 60 अंक मिले हैं। और एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे बेहतर स्थिति अगर किसी राज्य की है तो वह है केरल की। एसडीजी 2020-21 से आप क्या समझ रहे हैं? एसडीजी पहले इसको देखते हैं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2030 तक के लिए, उससे संबंधित यह सूचकांक है जिसमें कि उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले हैं और बेहतर स्थिति में कौन है? केरल है। अगला है, किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाया जाएगा वाराणसी में। अब आप सोचेंगे स्काई वॉक क्या है, मतलब क्या आसमान में चलना है? इस स्काई वॉक का मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो मतलब कि जमीन से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर कांच का ऐसा प्लेन या समतल बनाया जाता है जहां पर लोग वॉक करते हैं और नीचे उन्हें हर चीज क्लियर दिखाई देती है। इस तरह के वीडियो आपने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में देखे भी होंगे कि जिसमें लोग चलते हैं और नीचे वो कांच का रहता है और देख के नीचे डर भी लगता है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, एडवेंचर भी होता है। अगला है, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता, पिता लिखा है, इसको पिता पढ़िएगा, माता पिता खो चुके बच्चों के पालन पोषण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो किनको खोने के लिए? माता पिता को। किस कारण से? कोविड-19 के कारण से।
और किनकी बात हो रही है? बच्चों के लालन पोषण की बात हो रही है। और यह कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके तहत 4,000 रुपए प्रति माह तो दिए ही जाएंगे, पढ़ाई का खर्चा तो दिया ही जो जाएगा, इसके अलावा शादी के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अगला है, शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव की रचना करने वाले किस काशी पांडित परंपरा के किस विद्वान का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो उसका सही उत्तर है वह पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी। अगला है, कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है सहारनपुर से। अगला है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार, कौन सी गणना है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है, मतलब कौन सी गणना? तेंदुओं की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? 316 तेंदुए हैं। अब बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में 316 है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में तेंदुए हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? 3,421 तेंदुए हैं। अगला है, वाराणसी का वह स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो वह स्थल है गंगा घाट। अगला प्रश्न है, बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में विकसित सॉफ्टवेयर है परिपक्व। दरअसल जो श्रावस्ती जिला है वह विश्व के उन तमाम बड़े क्षेत्रों में से एक है जहां पर बाल विवाह कहीं ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं और इस पर लगाम भी लगाना मुश्किल हो रहा था। तो वहां के जिला प्रशासन ने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर बनाया परिपक्व नाम से। इसके माध्यम से वहां पे अगर बाल विवाह हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और उसका संज्ञान लिया जाएगा तुरंत और उस विवाह को रोक दिया जाएगा। अगला है, पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर प्रदान किए गए ई पंचायत पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी 1। अगला है, एक चीज और, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी तो सवाल आ सकता है, आपको याद रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर मान लीजिए सवाल ये आ गया कि पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 2010 से मनाया जा रहा है। अब आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि भाई साहब 24 अप्रैल को 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था। किस लिए हुआ था? पंचायती राज से संबंधित था, इसी वजह से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि 24 अप्रैल 1992 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला नगर निगम है गाजियाबाद। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने दो जिलों को, दो नगर निगम को, एक तो गाजियाबाद नगर निगम को, इसके अलावा लखनऊ नगर निगम को उन्होंने यह मौका दिया कि आप चाहें तो बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो गाजियाबाद नगर निगम ने क्या किया कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया। अब इस ग्रीन बॉन्ड को जारी करने का मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा यह है कि कोई भी ऐसा कार्य अगर गाजियाबाद नगर निगम चाहता है जो पर्यावरण से संबंधित हो, उसके लिए वह धनराशि जुटाना चाहता है, तो वह ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकता है। और यही उसने किया कि ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, कोई ऐसा कार्य होगा कि कोई जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम होगा जिसको गाजियाबाद नगर निगम कराना चाहता है, तो उसने यह ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया। इससे वह क्या है, इसको कोई भी खरीद सकता है, एक उसको फिक्स राशि मिलेगी, एक मतलब कि एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा जिसपे लोगों को इस पे ब्याज मिलेगी और उस ब्याज को प्राप्त करने के लिए लोग ग्रीन बॉन्ड खरीदेंगे और ग्रीन बॉन्ड खरीदने के एवज में जो लोग खरीदेंगे इस बॉन्ड को, तो गाजियाबाद नगर निगम को पैसे मिलेंगे और पर्यावरण से संबंधित जो कार्य करना है नगर निगम को वह वो कर सकेगी। अगला है, अप्रैल 2021 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं कुश्ती से। अब अगर आपसे सवाल आ जाए
कि दिव्या काकरान किस जिले से संबंधित हैं, किस जिले से जुड़ी हुई हैं, तो इसका आपको उत्तर देना है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? कब किया गया? अप्रैल 2021 में। फिलहाल के लिए ये अभी भी हैं और आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसी के चेयरमैन हैं, तो आपको नाम याद रखना है, संजय श्रीनेत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अनूठी उपहार योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कोरोना टीकाकरण से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक लॉटरी सिस्टम शुरू किया था कि आप वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो वहां पर लॉटरी निकाली जाएगी, कुछ लोगों को यह लॉटरी लगेगी जिसमें उन्हें कुछ उपहार मिलेगा, और उसका नाम क्या रख दिया गया? अनूठी उपहार योजना। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस घराने से संबंधित थे? तो ये बनारस घराने से संबंधित थे और ये क्या करते थे? शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे। अब शायद आपसे यह सवाल ना आए कि पंडित राजन मिश्रा के बारे में, तो इनके एक भाई हैं जो कि इसी से संबंधित हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत गायक हैं वो भी, और उनका नाम क्या है? साजन मिश्रा। 22 से 25 मार्च 2021 के बीच प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? अब ये केला महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया? दरअसल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शुरू किया था, उसके तहत उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उन्होंने केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया। बात की जाए और कौन सी जगह है, तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया, लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। अब बात की जाए जैसे कि केला महोत्सव, तो केला महोत्सव में ये नहीं कि सिर्फ केले का ही महोत्सव, मतलब केले से बनने वाले किसी भी प्रकार के उत्पाद, जैसे केले से अगर चिप्स बन रहा है तो इस महोत्सव में कौन शामिल होगा? वह चिप्स भी शामिल होगा। ठीक है, तो मतलब मुख्य बात यह है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात है उसको और बेहतर करने के लिए इस प्रकार के महोत्सव राज्य में और भी आगे चलाए जाएंगे। अगला है, मार्च 2021 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का आयोजन किसकी याद में किया गया? तो ये किया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में। तो आपसे अगर सवाल आ जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है या कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और इसका सही उत्तर है हमीरपुर जिला, बेतवा व बिरमा नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के तहत किस नदी पर लहचूरा बांध का निर्माण किया जा रहा है? उसका सही उत्तर है धसान नदी पर किया जा रहा है। क्या नाम है इस परियोजना का? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि जो भूमि की खरीद फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड हैं, जमीन से संबंधित जो आंकड़े हैं, वह कहां पर हैं? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, उससे संबंधित एक इंडेक्स बना है। ठीक है, अब इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 15वां स्थान है। और पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। किस व्यवस्था के तहत? कि कितनी अच्छी बेहतर व्यवस्था है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की डिजिटली। ठीक है, अगला है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं। अब बात की जाए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है? रहने के लिए, जीवन जीने के लिए जहां पर सुगम हो और आसान हो, वह इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो अब बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में 14 शहर हैं, 14 शहर ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इन 14 में सबसे बेहतर परफॉर्मर कौन है? तो सबसे बेहतर परफॉर्मर इसमें 2 जिले हैं, एक तो लखनऊ है और एक है दूसरा वाराणसी। लखनऊ का स्थान इसमें 26वां है और वाराणसी का स्थान इसमें 27वां है। ठीक है, अब यह जो इंडेक्स है किस आधार पर तैयार किया जाता है? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता और नागरिकों की समझ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी उद्यान
अशफाक उल्लाह खां उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर में। अब आपसे अगर सवाल कर लिया जाए कि कितने प्राणी उद्यान यानी कि कितने चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, तो उनकी संख्या है 3। हालांकि यह संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन वर्तमान में अभी इनकी कुल संख्या 3 हो गई है। किस वजह से? कि अभी हाल ही में पिछले साल अशफाक उल्लाह खां जो चिड़ियाघर है उसका लोकार्पण हुआ, तो उसके बाद कितने हो गए? ये 3। और ये 3 अगर कहां कहां पे हैं, तो अगर बात की जाए तो एक तो लखनऊ में है, दूसरा कानपुर में है, और तीसरा कहां पे है? तो तीसरा यही गोरखपुर में है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वह पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरियों की जानकारी दी जाएगी। तो वह पोर्टल है सेवा योजन पोर्टल। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों की जानकारी होगी इसमें? नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों की भी जानकारी इस पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर राज्य विशेष का यह सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आने के साथ साथ यह आपके लिए लाभदायी भी होगा। और अगर आपने इसको देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आपने इसको नहीं देखा है और डायरेक्ट यहीं स्किप करके आ गए हैं तो अच्छे से देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम राष्ट्रीय महत्व की जितने भी प्रमुख घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और उन पर विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उससे बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और थोड़ी आसपास स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।